नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं प्रियंका। मैं आज एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करना चाहूँगी। औरत की अस्मिता, औरत की पहचान, उसके अधिकार। क्या हमारे इस देश में औरत का अधिकार मिलना इतना मुश्किल हो गया है? उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाले को सज़ा दिलाना, उसको आत्मविश्वास के साथ खड़े होना, क्या इतना गलत है कि उसको इस तरीके से परेशान किया जाए? ऐसी ही एक वाकया जिनके साथ हुआ है वो हमारे साथ मौजूद हैं। ने ये मुद्दा उठाया है महिलाओं का सम्मान का, क्योंकि आजकल हम एडजस्ट होना सीख गए हैं। हम अपने हक और अपने आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। कहते तो ज़रूर है लिख करके कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और महिलाओं की आज़ादी, पर कितने हद तक हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ाई करते हैं और महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ाई करते हैं? जी, मैं आपसे आप ही की ज़ुबानी जानना चाहूँगी कि क्या हुआ आपके साथ, आपको क्या ऐसा लग रहा है और उसके लिए आगे आप क्या कर रही हैं? सबसे पहली बात कि जितना कुछ भी हुआ, जितनी भी समस्याएं या जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, उन प्रॉब्लम्स की तो अब आदत पड़ गई है और लोगों ने तो इतना डराया है कि अब एक ही बात कहना चाहूँगी कि डर से डर ही ख़त्म हो गया है। क्योंकि ये कहावत है ना कि किसी को इतना मत डराओ कि डर से डर ही ख़त्म हो जाए। और जब जब बोलना चाहिए हूँ, जब जब बोलने की कोशिश की हूँ, तब तब आवाज़ कुचलने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमें बोलने का हक नहीं है। हम जिस माहौल में रह रहे, जिस जगह रह रहे, बोलने की हक नहीं है हमें। बोल सिर्फ वही सकते हैं जो नेता है, जो पदाधिकारी है, जिनके पास पद है। आम जनता क्या बोलेगी? आम जनता अगर बोलेगी तो उसके मुंह को बंद कर दिया जाएगा, डरा कर, धमका कर। हमें जीने का कोई हक नहीं है। हम सिर्फ नेताओं के द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल को फॉलो करके जी सकते हैं। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हमारे देश का हाल हो चुका है, पर हम सब चुप है और सिर्फ चुप ही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर एक महिला होने के नाते अगर हम मान लीजिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो लोग हमें गलत नज़र से देखते हैं। इस नज़र से देखते हैं कि ज़रूर कोई बात होगा, जो ये लड़की पुलिस स्टेशन गई है। उनकी समस्याओं को समझने की जगह उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि आखिर ये क्यों गई। अगर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है, न्यायालय हमेशा हर एक किसी के लिए खुला है और न्याय सिर्फ हमें न्यायालय दिला सकता है और न्यायालय से बड़ा कोई है भी नहीं। पर जो लोगों का नज़रिया है ना, वो बहुत गलत है, ख़ासकर महिलाओं के प्रति। अगर एक महिला कोर्ट पे जाएगी तो वो बदचलन हो जाएगी, अगर वो आवाज़ उठाएगी तो वो बदचलन हो जाएगी, अगर वो कुछ बोलेगी तो पब्लिसिटी स्टंट हो जाएगा, अगर वो नहीं बोलेगी और घटना घट जाएगी तो मुंह पे ताला जड़ा हुआ था क्या। ऐसे कई ना केवल मेरे साथ, ऐसे बहुत सारे महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही है। आप मुझे बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ जो आपको इतनी ठेस पहुंची है? क्या पूरे औरत समाज को हम कह लें ये ठेस पहुंची है कि इस तरह का व्यवहार महिला के साथ क्यों होता है? आप अपनी आप भी बताइए। सबसे पहली बात है कि मुझे तो समस्या कई सालों से है और रही बात सुरक्षा की, तो वो अब मैं करना नहीं चाह रही, क्योंकि हम क्यों मांग करें सुरक्षा की? सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है। हम क्यों चिल्लाएं हमें सुरक्षित करो, सुरक्षित करो? या आपका फ़र्ज़ है कि आप हमें सुरक्षित करें, हम सुरक्षित महसूस करें। तो सुरक्षा की बात तो आज मैं कहूँगी नहीं। बात यहाँ योग की है, तो योग तो मेरा भारतीय कल्चर है और मुझे गर्व होता है अपने आप को योगा टीचर और एक योगी कहते हुए और एक योग प्रेमी कहते हुए। और रही बात ठेस पहुंचने की बात, इसलिए है कि जब मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ बोलती हूँ, तो लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को समस्या हो जाती है और नाम दे दिया जाता है, बहुत बोलती है, पब्लिसिटी स्टंट करती है, ड्रामा करती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और जब ना बोलूँ तब भी उनको प्रॉब्लम कि समस्या थी तो बोली क्यों नहीं, चुप क्यों थी। और रही बात कि ठेस ज़्यादा इसलिए पहुँची है इन दिनों में कि मैंने एक फ़ोटो देखा था इरफान भैया का, जो जामताड़ा विधायक है, जामताड़ा से। वो फ़ोटो में शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं। आए दिन उनका न्यूज़ तो चलता ही रहता है, क्योंकि वो न्यूज़ में बने रहने के काम करते ही रहते हैं, ऐसे काम जिससे लोगों का फोकस उन पे रहे।
पर उन्हें ये नहीं पता कि उनके शब्दों के द्वारा लोगों को कितना ठेस पहुंचता है। जिस तरीके से उन्होंने शिवलिंग की पूजा की, हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारत के देवी देवताओं का सम्मान और पूजा करना कोई गलत बात नहीं है, हम सभी कर सकते हैं। पर अगर आप करते हैं तो वो सही, क्योंकि आप विधायक हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर कोई और करता है तो फिर आप में उसमें आपत्ति क्यों? जिस तरीके से विधायक जी ने सरेआम मेरी इज्जत उछाली, सरेआम उन्होंने कहा कि ये लड़की मतलब गैर इस्लामिक ड्रेस पहनती है, गैर इस्लामिक काम करती है, गलत काम करती है, पैसा खाई हुई है, तो विधायक जी क्या काम करते हैं? आप विधायक हैं तो आप जो करेंगे वो सही, और हम आम लोग हैं तो हम जो करेंगे वो गलत। ये तो गलत बात है ना। वो ये क्यों भूलते हैं कि उनको इस पद में हम जैसे लोगों ने ही बैठाया है, वो कोई एग्जामिनेशन दे करके इस पद पे नहीं बैठे हैं। अगर वो विधायक बने हैं तो वो एग्जामिनेशन दे करके तो नहीं बैठे हैं ना, हम लोगों ने ही उन्हें बैठाया है। फिर वो हम लोगों को ही क्यों बोलते हैं? गलती दरअसल हमारी है, हमारी गलती है, क्योंकि हम चुप रहते हैं, हम एडजस्ट करते हैं और हम भगवान समझने लग जाते हैं इन नेताओं को। इन नेताओं को हमें सवाल पूछना चाहिए कि आप इतने साल से गद्दी में बैठे हैं, आप काम क्या कर रहे हैं? आप अपने क्षेत्र के लिए क्या किए हैं? विधायक कोष से आपने कोरोना पेशेंट्स के लिए क्या किया है? हम युवाओं को तो इनके ऊपर आरटीआई फाइल करना चाहिए, ताकि इन विधायक कोष में इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च किया है हम युवाओं को पता चले। हमारा हक है कि हम जान सके कि हमारे द्वारा दिया गया पैसा, क्योंकि कोई विधायक के पास खुद का पैसा तो रहता नहीं है, इनके पास पैसा रहता है जनता के द्वारा दिया गया। तो जनता के द्वारा दिया गया पैसा का ये कर क्या रहे हैं? किधर ये खर्च कर रहे हैं? लोग महामारी से रोड पे सड़कों पे मर रहे हैं और ये अभी तक बैठे पड़े हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों? ख़ुद को ये डॉक्टर समझते हैं, डॉक्टर है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने सुना है कि ये डॉक्टर है। कौन सा काम इन्होंने किया है? मैं हिसाब अभी ले रही हूँ क्योंकि ये नेता है, हिसाब चाहिए हमें कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्योंकि जनता ने इन्हें बनाया है, तो जनता को भी पूछने का इनसे हक है। और सभी से मेरा निवेदन है कि अपने क्षेत्र के हर एक नेताओं से पूछें कि नेता कर क्या रहे हैं जब लोग सड़कों पे मर रहे हैं। आप वोट बैंक की राजनीति करेंगे, आप धर्म की राजनीति करेंगे और आप सोचेंगे कि हम जैसे युवा चुप हो और हमें ठेस नहीं पहुँचे आपके द्वारा किए गए कार्य से और आपके द्वारा बोले गए बोली से। ये तो सरासर गलत है ना। तो ठेस पहुँचने की तो बात है ही। जिस तरीके से इन्होंने पूरी महिला समाज को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर करके रख दिया, तो तकलीफ तो होगी ही ना। इन्हें क्या लगता है ये सिर्फ बोलेंगे बंद कमरे में तो बात नहीं पहुंचेगी? क्या बात दूर तक जाती है? और इससे सिर्फ ना केवल झारखंड का, हमारे भारतवर्ष का छवि खराब होता है। जो महिला और नारी पूजन के लिए जाता है भारतवर्ष, इन जैसे नेताओं के कारण पूरे भारतवर्ष में शर्मसार होना पड़ता है लोगों को। जी, आप मुझे बताइए कि ये कब का वाकया है और किस जगह का वाकया है कि उन्होंने ऐसा क्या कहा? ये वाकया आपका अगस्त 2020 का है। इन्होंने उस डिबेट में आके कहा था कि ये जो लड़की है ये अंग प्रदर्शन, योग के बदले अंग प्रदर्शन करती है और इसका ड्रेस गैर इस्लामिक ड्रेस है और पैसा खाई हुई है। तो भैया, इरफान भैया अगर पैसा खाते होंगे तभी ना उनको लोग पैसा खाए हुए लगते होंगे, क्योंकि जो जैसा होता है दुनिया तो वैसे ही दिखता है उनको। तो शायद वो खाते होंगे इसलिए उनको इस तरीके से लग रहा है। इस तरीके का एक महिला के लिए आप विधायक होकर के करेंगे शब्द इस्तेमाल, तो क्या कोई चुप रहेगा? उनके शब्दों के इस्तेमाल के बाद जो लोग मेरे पीछे पड़े, उनके गुंडे मेरे घर तक आए, परिवार वालों को धमकाए, उन्होंने, वो जानते हैं वो क्या क्या किए हैं क्या क्या नहीं किए हैं। तो क्या इंसान चुप रहेगा? इसीलिए फिर मैंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि उनके गुंडे तो बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि जो पैसा लेने और देने की बात करती हैं वो खुद पैसा दे करके कितने गुंडे रखे होंगे उनका भरोसा नहीं है, उनका पता नहीं है। और अब तो डर भी नहीं है। क्या करेंगे? वो करेंगे क्या? ज़्यादा से ज़्यादा मरवा देंगे ना, मरवा देने के बाद ना मेरे जैसी 1000 राफिया रोड पे खड़ी हो जाएगी जो उनको जीने नहीं देगी। जी, अब हमें ये बताइए कि इस वाक्य के बाद, ये जो वाक्य इसे नहीं कहेंगे, ये एक शर्मसार बात है कि आप एक जनप्रतिनिधि होकर के और एक महिला के लिए इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करना, वो भी नेशनल टेलीविज़न पर, ये बहुत ही निंदनीय है। और इसके बाद आपके सपोर्ट में कितने लोग आए या आपके सपोर्ट में किन बड़े लोगों का सपोर्ट रहा है, वो बताएं। रही बात साथ की, तो कुछ ही लोग साथ खड़े हुए हैं। वैसे तो पूरा भारत
मेरा परिवार है, पूरा भारत मेरा घर है, तो परिवार और भारतवर्ष के पूरे लोग साथ रहे हैं। पर एक है ना कि सबसे मदद के लिए मेल की थी, हर एक किसी से, पर मेरा मेल किसी ने नहीं पढ़ा। मेल अगर पढ़ा भी है तो बाबूलाल मरांडी सर ने पढ़ा था और सुनील सर ने पढ़ा था। इन दोनों ने मेरा मेल पढ़ा। मेल पढ़ने के बाद इन्होंने बैठ कर के मेरी सुरक्षा की भी इन्होंने मांग की थी। पर इसके बाद आप बताइए कि जिन्होंने मेल पढ़ा, अगर वो मेरी मदद कर रहे हैं तो इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? राजनीति जो हर बात पे करते हैं उन्हें ही राजनीति दिखती है ना, हर चीज़ में राजनीति वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर बाबूलाल सर मेरे साथ खड़े हुए, मेरी सुरक्षा की बात उठाए, मांग किए, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में मुझे सुरक्षा 24 घंटे की मिली हुई थी। यहाँ तक माहौल इतना ख़राब हो गया था कि रैपिड एक्शन फोर्स घर के बाहर इंस्टॉल करना पड़ गया था। रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी थी, लाठीचार्ज हुई थी, 24 घंटा CCTV कैमरा में रखा गया था। अब आप बताइए कि सरकार या फिर प्रशासन, मतलब नेताओं के जैसे तो इलिटरेट नहीं है ना, कुछ नेताओं के जैसा जो बिना सोचे समझे कुछ भी कदम उठा लेगी। लाठीचार्ज तक हुआ तो कुछ सोच समझ करके ही सुरक्षा मुहैया करवाई गई होगी ना। मुझे अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए डर लग रहा था, क्योंकि कहा गया था कि अगर कहीं भी मैं जाऊं तो बता करके, सूचना दे करके जाऊं, तो इसलिए डर लग रहा था। आम बात है डर लगना, तो इसलिए उन्होंने मेरी सुरक्षा की मांग उठाई। पर उसके बाद कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई कि क्यों मांग उठी। अरे भाई, जब आपको मैंने मेल किया, हज़ारों मेल किया मैंने, तब ने तो आप मेरा मेल पढ़ा नहीं। और अगर कोई व्यक्ति अगर मेरी मेल पढ़ करके मेरे साथ बैठ करके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा की बात उठा रहे हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम? अच्छा, आप ये भी बताइए कि किस तरीके से एक ऐसा स्टेप जब लाइफ में आया आपके, जी, तो जब ऐसा स्टेप आपकी लाइफ में आया तो आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे परिवार वाले हमेशा से ही मेरे साथ खड़े रहे हैं और हमेशा से मेरे परिवार वालों ने मुझे हिम्मत ही दिया है। और इसके साथ साथ मेरे कुछ दोस्त, जिन्हें मेरे वजह से भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिन्हें मेरे वजह से भी झेलना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने उन्हें भी ट्रोल किया, धमकियाँ दिया, गालियाँ दिया। परिवार के हर एक सदस्य को सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ मेरे फ्रेंड्स को, मेरे भाई बहन को, सभी को सामना करना पड़ा। पर खुशी इस बात की है कि वो लोग मेरे साथ खड़े रहे। खुशी इस बात की है, वरना मेरे साथ तो हमेशा ऑन कैमरा ऑफ कैमरा ही गेम किया जाता है। ऑन कैमरा लोगों को आप पूछिए जा कर के, हम आपके साथ है। ऑफ कैमरा वो जो कहा जाता है ना, दुम दबा कर भागना, वो काम करते हैं। कि पेपर अखबारों में तो अच्छी तरीके से वो इंटरव्यू देते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा में रहते तत्पर, हम हमेशा साथ खड़े रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। पर सिर्फ वो पढ़ने वाली बात है और देखने वाली बात है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। डाउन रियलिटी पे कुछ नहीं। आप खुद आए मेरे घर, आप खुद आपने देखा, क्या दिखा आपको? एक विधायक के गुंडे आते हैं, ठीक है, पर क्या है? कुछ भी नहीं है। और अभी आज बोल रही हूँ तो शायद कल फिर बोला जाएगा, बोल रही है ये लड़की, ठीक है। इसे स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा वर्ड मैंने इनसे सुना। तो अपनी हक की आवाज़ के लिए अगर बोला भी जाएगा ना, तो इनका बोली भी बर्दाश्त, पर बोलूँगी, चुप नहीं रहूँगी। कितने दिन तक किसी की भी आवाज़ आप दबा सकते हैं? एक दिन सच तो सामने आएगा ना, जो आप पर्दा डाल करके बैठे हुए हैं सुरक्षा, महिला सुरक्षा के नाम पे। आपके जैसी और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी बात मुखर होकर रख नहीं पाती हैं या फिर कानून के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहेंगे? गलती हमारे समाज की ही है कि अगर महिला जाती है अपनी आवाज़ बुलंद करने, तो उन्हें प्रॉब्लम होने लगता है, वो उनका साथ नहीं देते हैं, उन्हें बच्चलन कहा जाता है और पता नहीं क्या क्या अपशब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप आगे आइए। लोग तो कहेंगे, पर जब आपको समस्या होगी ना, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आपको खुद के लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी आकर के आपका साथ देंगे, आपके रिलेटिव आपके आकर के साथ देंगे, कोई आकर के आपका साथ नहीं देगा। आपको खुद में इतनी सक्षम बनना है कि आपको खुद किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खड़े हो रोड में, महिला की शक्ति से, जो सामने वाला अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करना चाहे, तो वो डर के कांप के वहीं गिर जाए। महिला में इतनी शक्ति होनी चाहिए। पर हम क्या है, हम आश्रित हो गए हैं कि लोग आकर के हमारा हाथ थाम के हमें लेके जाएंगे। नहीं, हमें अपनी आवाज़ खुद से बुलंद करनी है। और रही बात अगर इन नेताओं की, तो इन नेताओं से उम्मीद करना तो छोड़ ही दीजिए। लोग सड़कों पे मर रहे हैं, शमशान घाट में वेटिंग लिस्ट चल रहा है, कौन सा नेता आकर के मदद कर रहा है? आप एक नेता का बता दीजिए।
बीपीएल कार्ड से एडमिशन लिए हुए प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स, कौन सा बच्चा आज पढ़ाई कर रहा है? आप बात करते हैं झारखंड, विकसित झारखंड की। विकास का मतलब आपको पता है? एक पूर्णता विकास का मतलब होता है शिक्षा। जब तक कोई भी राज्य या कोई भी देश पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं होता तो उसे विकसित राज्य या विकसित देश नहीं कहा जाता। तो शायद इन्हें ये बात का नहीं पता, शायद ये सिर्फ प्लानिंग, पेपर वर्क, इन्हीं में ये अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो हम महिलाओं को, हम युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, आगे आकर के आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है और सवाल करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ हैं जो अस्पतालों में बेड नहीं है, आप कहाँ हैं जो बच्चों के पास पढ़ने के लिए लैपटॉप नहीं है, कब मोबाइल नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, आप कहाँ थे? हमें सवाल करने की ज़रूरत है कि लोग क्यों मर रहे हैं, आप 1 साल से कर क्या रहे हैं? तो जब हम सवाल पूछेंगे तभी हमें जवाब मिलेगा, पर हम सवाल पूछते नहीं हैं, हम एडजस्ट करते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। अपनी आप बीती शेयर करने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से राफिया जी ने अपनी आप बीती खुद कही। सबसे बहुत अहम सवाल जो होता है वो यही है कि क्या महिलाओं को इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी बात मुखर होकर रख सके? ये एक पितृसत्ता मानसिकता की सोच को बढ़ावा देता है जो आज इरफान अंसारी जी ने ऐसा किया है कि आज इस रास्ते पर आकर इन्हें खड़ा होना पड़ा है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। कैमरा पर्सन सौरभ रॉय के साथ मैं प्रियंका, एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची।